बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मैंने जो आखिरी वीलॉग किया था वो 10 मई 2023 को किया था और आज जो है वो 30 जनवरी 2024 है, यानी इतनी लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। तब मैंने आपसे अर्ज़ किया था अपने आखिरी वीलॉग में कि जब आप इस वीलॉग को सुन रहे होंगे तो मैं पकड़ा जा चुका हूँगा और मेरे लिए आप दुआ कीजिएगा। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ चीज़ें शायद मैं कर पाऊँ, कुछ चीज़ें मैं वक्त आने पे शेयर करूँगा और सही फोरम पे शेयर करूँगा, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए और हमें अभी इस वक्त ज़रूरत है अपडेट करने की। मैं आप सबसे मादरत चाहता हूँ कि बड़ी लंबी छुट्टी थी, बहुत सारा काम मैं नहीं कर पाया। स्पेशली मुझे अफसोस रहेगा कि जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ, गजा में, उसको मैं रिपोर्ट नहीं कर पाया। मैंने और दोस्तों को भी कहा, उसका मुझे बहुत दुख है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं रिपोर्ट करूँगा। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस बीच में बदल गई, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई और बहुत सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा आगे बढ़ गई, बहुत सारी चीज़ें कुछ पीछे चली गई। लेकिन इन सारी चीज़ों का अहाता एक वीलॉग में नहीं किया जा सकता। आज की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सज़ा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वज़ीर आज़म है और एक साबिक वज़ीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सज़ा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबारात में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबारात खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या द टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहां पे इसको छपा है, BBC, CNN, सबने इसको रिपोर्ट किया है। दुनिया का कोई ऐसा काबिल जिक्र मीडिया नहीं है जिसने इस खबर को ना दिया हो। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आलमी सतह पे इसको उठाया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आलमी सतह की खबर है। इमरान खान को सजा हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को साइफर के केस में सजा दी गई। ये साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई, इसके बारे में मैंने बात की है कुछ उन सहाफियों से भी। एक तो मैंने सारी टाइमलाइन इकट्ठी की है, मैं इस पे पहले भी काम करता रहा हूँ, और मैंने कुछ सहाफियों से बात की है जिनमें एहतशाम अब्बासी साहब और साकिब बशीर साहब का खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा। और इनसे जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, क्योंकि ये उस हियरिंग में मौजूद थे, ये वो तमाम चीजें सुन रहे थे, ये उन तमाम चीजों का जायजा ले रहे थे और उन तमाम चीजों को रिपोर्ट कर रहे थे। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसमें इन दोनों का खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पर मैंने कुछ वकला से भी बात की है, कुछ दीगर लोगों से बात की है, तो बहुत सारी चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं आपके सामने रखता हूँ। साइफर एक्चुअली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो एक कन्वर्सेशन होती है दो मुल्कों के दरमियान, और उसको खास किस्म के कोड्स होते हैं जिनके जरिए से इसको लिखा जाता है साइफर, और इसको डी कोड भी किया जा सकता है। डी कोड का इसके लिए बाकायदा एक अमला मौजूद होता है वजारत खारजा के अंदर। लगभग दर्जनों की तादाद में इन लोगों की अपॉइंटमेंट्स होती है। ये 16वें ग्रेड या उससे ऊपर के ऑफिसर होते हैं जो इसको डी कोड कर सकते हैं। दो मुल्कों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको जब लिखा जाता है तो एक कोड लैंग्वेज है जिसके अंदर लिखा जाता है, वो जो डॉक्यूमेंट है उसको साइफर कहते हैं। इमरान खान साहब के बकौल उनके पास एक साइफर आया था और उनको इसके बारे में पता चला था शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए से, जिसमें अमेरिका ने मुबैना तौर पे इमरान खान साहब के बकौल ये मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। नंबर 1 ये बात की गई थी। नंबर 2 ये बात की गई थी कि जो ताल्लुकात रूस के साथ इमरान खान साहब के बन रहे हैं उस पर एक एतराज था। और नंबर 3 ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरती एक तरीके से एतमाद के नतीजे में, तो फिर पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये जो चीज़ है ये इमरान खान साहब ने सामने रखी थी पाकिस्तान के अवाम को। पहली मरतबा साइफर को सामने लाया गया था 27 मार्च 2022 को। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी वो मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश की गई थी, यानी 8 मार्च को वो तहरीक अदम एतमाद जो है उसको जमा करवाया गया था। और उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया था, उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये साइफर एक रीजन बना है और मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। अच्छा, इस साइफर में हुआ क्या? एक तो इमरान खान साहब ने पब्लिकली इसके बारे में बताया पहले। दूसरा, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई, और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें लाजमन पाकिस्तान की अहम इदारों के सरबराहान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है या कैबिनेट के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत, वो सब बैठते हैं। तो उसमें अमेरिका को डिमार्श किया गया था, यानी अमेरिका से एहतजाज किया गया था कि हमारे अंदरूनी मामले में ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, एक मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में,
तो उस पर फिर एक डिमार्च किया गया था, यानी पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक एहतजाज किया था, पाकिस्तान में भी और वाशिंगटन में भी, दोनों तरफ ये एहतजाज हुआ था। उसके बाद एक हुकूमत और आई, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, और उन्होंने ये जरूर कहा कि ये साजिश नहीं, यानी दोबारा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा ये साजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसको अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया था। अब कहानी ये बनती है कि इमरान खान साहब के बकौल अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत कर रहा है, और इस बात को पीडीएम की जो हुकूमत बनी थी उसने भी आकर सेकंड कर दिया था कि मुदाखलत तो है। अब इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मुदाखलत एक साजिश है, लेकिन जो पीडीएम की हुकूमत थी वो कहती है साजिश नहीं है। फिर साइफर के बारे में अजीब अजीब कहानियां चलना शुरू हुई। कुछ लोगों ने ये कहा, सियासी लोगों ने, कि ये तो खाली सफा था, इमरान खान ने लहरा दिया। कुछ लोगों ने कहा कि साइफर का वजूद ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई खत आया ही नहीं, ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं। यानी हर आदमी ने अपनी अपनी जबान बोली, लेकिन अब उसी एक चीज के ऊपर जिसको सारे डिनाई कर रहे थे, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप जरा ये देख लें कि इमरान खान साहब ने इसके बाद एक मौक़िफ़ दिया है। मैं इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आपको बताता हूँ, और ये भी मैं आपको जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये 342 का एक बयान है जो रिकॉर्ड करवाया आखिर में इमरान खान साहब ने सजा वाले दिन, यानी आज के दिन, मंगल के रोज। तो इमरान खान साहब ने कहा, बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। साइफर मेरे ऑफिस में था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी के पास किसी भी दस्तावेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। 3.5 साल के दौरान बतौर वज़ीर आज़म सिर्फ एक दस्तावेज गायब हुई जो साइफर था। साइफर की गुमशुदगी पर मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद साहब से पूछा इसकी इंक्वायरी करें, और उसके बाद उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने इस पे साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्जाम भी लगाया, और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साइफर मामले से डरे हुए थे, और ब्रिगेडियर अहमद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी की है, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। 2 करोड़ 30 लाख वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला गया। इतने वोट इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने लिए थे और मुझे निकाल दिया गया। इस साजिश में इमरान खान साहब के बकौल वो कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। कोई भी वज़ीर आज़म होता तो इस साजिश के खिलाफ आवाम में चला जाता, मैंने भी वही किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं उनको फिर लाया गया, उनकी हुकूमत बनाई गई, हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। हुसैन हक्कानी ने हमेशा अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लॉबिंग की है। मेमो गेट स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी को रेस्क्यू किया था। मुझे गिराने के लिए हुसैन हक्कानी ने अमरीकी हुकूमत से लॉबिंग की। मेरी हुकूमत गिराने के लिए हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाई गई कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ है, जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा अमरीकी हामी हैं। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की है, ये इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया। और उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे इत्तेहादियों को तोड़ा गया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जनरल बाजवा से राब्ता किया और उनको आगाह किया। उन्होंने कहा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, और मैंने उनको ये आगाह किया कि ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी इमरान खान साहब ने उस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उनके बकौल वो राब्ते में थे। फिर उसके बाद असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। एक कमेटी भी बनाई गई, इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन इमरान खान साहब के बकौल उनको एक धमकी दी गई कि 12 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा उनको, और ये धमकी उनके बकौल और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये वहाँ पे इस ट्रायल के दौरान क्लेम किया कि ये धमकी जो है, और ये रिपोर्ट भी हुई है, सोशल मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है, और मुझे क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा ने मुझे धमकी दी थी कि अपनी सिमत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर चले जाओगे। अच्छा, उसके बाद जी वो कह रहे हैं कि रूस के दौरे से कबल मेरी जनरल साहब से बात हुई थी, ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल था। जनरल साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि रूस से दौरे से मुताल्लिक तमाम कमांडर से बात हुई है। 3 दिन बाद जब रूस से वापस आया तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे साइफर के पैगाम से आगाह कर दिया। मेरे लिए हैरानकुन बात थी। अच्छा, अब ये सारी वही चीज है जो इमरान खान साहब पहले बताते रहे हैं। अब आ जाए आप इस बात के ऊपर कि 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस थी। OIC कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मैंने अवाम को साइफर के बारे में बताने का फैसला किया, और अब बात वहीं आ जाती है जहां पे इमरान खान साहब ने पब्लिक को पब्लिकली बताया कि एक धमकी आई है। उस वक्त इमरान खान साहब ने मुल्क का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा था एक धमकी आई है और मेरी हुकूमत गिराने के लिए एक साजिश की जा रही है। ये इमरान खान साहब का जो है वो एक क्लेम था। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अवाम के पास जाना चाहता हूं। इस वक्त मईशत डूब रही थी, महंगाई रिकॉर्ड 38% पर थी, ग्रोथ रेट 6.17% से गिरकर मनफी में चली गई। ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद मईशत के साथ क्या हुआ, इस पे हम एक अलग व्लॉग करेंगे।
میں آپ کو کمپیریٹیو انالیسس بتاؤں گا جو آپ کو بھی اب پاکستان کا میڈیا انفارچونیٹلی نہیں بتا رہا، بہت سارے اور بکیڑے ہیں ان میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اکانومی کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے اور پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ میں، وہ اکانومی کو کہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ بھارت عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ سزا کس طریقے سے سنائی گئی، اس پہ جب میں نے فیکٹس اکٹھے کیے تو کچھ حیرت انگیز چیزیں ہیں جو میرے سامنے آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ 15 اگست کو عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو 5 اگست کو وہ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی سائفر کیس میں بھی۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ کیس میں۔ جب توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی عمران خان صاحب کی، تب معلوم ہوا اگست کے بالکل آخر میں کہ ایکچولی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے پہلے سے ہی سائفر والے مقدمے میں بھی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ ٹرائل جو ہے اس کو ان کیمرہ رکھا جاتا ہے، اور اس ٹرائل کے اندر جس طرح سے جیل میں ٹرائل ہوا اس کو چیلنج کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جیل میں ٹرائل جو بھی ہوا ہے 29 اگست سے 21 نومبر تک اس کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوا، جو ڈیو پروسیس ہے لا کا اس کے مطابق نہیں ہوا، وہ کالعدم ہو گیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ ہائی کورٹ نے ایک مرتبہ پھر یہ حکم دیا کہ جو 13 دسمبر کے بعد سے لے کر 9 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے یا ان کے بیانات لیے گئے تھے، وہ بیان بھی کالعدم قرار دے دیے ہائی کورٹ نے۔ اور وہ اس لیے دے دیے کہ وہ بھی ان کیمرہ کیے جا رہے تھے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اوپن ٹرائل کا کہا گیا کہ اوپن ٹرائل کیا جائے عمران خان صاحب کا۔ اب شروع ہوتا ہے اوپن ٹرائل۔ اس اوپن ٹرائل کے اندر 3-4 گواہیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان میں ایک گواہی جو ہے اعظم خان کی بھی ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو لوگ یہ رپورٹ کرتے رہے ہیں سائفر کا کیس، ان کے مطابق 4 چیزیں، 4 امپورٹنٹ چیزیں، وہ چاروں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 جو عمران خان صاحب پہ بڑے الزامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ صحافیوں کی رائے کیا ہے یا وکلا کی رائے کیا ہے۔ نمبر 1 سائفر جو ہے وہ عمران خان نے جو لہرایا پیپر جلسہ گاہ کے اندر 27 مارچ کو، وہ سائفر تھا، لہذا یہ ایک غلط حرکت ہے۔ پہلا تو ایلیگیشن یہ ہو۔ دوسرا ایلیگیشن یہ ہے کہ سائفر کا جو کانٹینٹ ہے عمران خان صاحب نے اس کو پبلک کر دیا۔ 2 الزامات ہو گئے۔ تیسرا یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے سائفر کو واپس کرنا تھا، انہوں نے سائفر کو گم کر دیا۔ 3 ایلیگیشن ہو گئے۔ چوتھا ایلیگیشن لگا کہ اس کو عمران خان صاحب نے مس یوز کیا ہے سائفر کو۔ یہ 4 ایلیگیشن ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر اس کیس میں لگے ہیں۔ اب جو لوگ اس کو رپورٹ کر رہے تھے، 2 صحافیوں کو میں نے نام لیے، میں نے کچھ اور سے بھی بات کی ہے جو لوگ کورٹس کو کور کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ جو 4 الزامات ہیں یہ چاروں میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اعظم خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اوپر پہلے انحصار کیا گیا۔ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے ایک بیان کے اوپر انحصار کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جلسہ گاہ میں سائفر کی کاپی لڑائی ہے، سائفر کو لڑایا، سائفر دکھایا۔ اب تھوڑے دن پہلے وہ اپنے بیان کے اندر اس کو بدل گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کاغذ کے اندر کیا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ سائفر تھا یا کچھ اور تھا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہوئی ہے، اور یہ جو ایلیگیشن ہے کہ وہ سائفر تھا یا خالی صفحہ تھا یا کچھ اور تھا، اس کے اوپر اب کوئی ثبوت، کیونکہ عدالت نے ثبوت کے اوپر سزا دینی ہے، کوئی ثبوت یا کوئی ایسی سالڈ چیز موجود نہیں ہے۔ دوسرا، سائفر کا کانٹینٹ پبلک کر دیا، یعنی کیا واقعی جو عمران خان صاحب نے کہا اس سائفر کے اندر وہی لکھا ہوا تھا؟ ابھی تک کسی بھی گواہ نے یہ بات کنفرم نہیں کی، بقول ان صحافیوں کے کسی بھی گواہ نے یہ بات کنفرم نہیں کی کہ سائفر کے اندر جو لکھا ہوا تھا عمران خان نے وہی بولا، اور وہ کانٹینٹ کو کنفرم کر رہے ہیں، کیونکہ کانٹینٹ کنفرم ہوگا تب یہ ڈیٹرمن ہوگا کہ عمران خان نے وہی کانٹینٹ پبلک کیا یا نہیں کیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا۔ تیسرا وہ کہتے ہیں سائفر کو واپس کرنا تھا، تو عمران خان صاحب نے اس کا ایک جواب دیا، وہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، میرے آفس کے اندر جو سٹاف موجود تھا، چاہے وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں چاہے وہ ایم ایس ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی، اور انہوں نے دیکھنا تھا ڈاکومنٹس کے حوالے سے، اور یہ ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جو 3.5 سال کے اندر مس پلیس ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا۔ تو مس یوز سائفر کا تو تبھی ہوتا ہے جب یہ اوپر والے آپ کے چیزیں جو ہیں یہ درست ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چاروں ایلیگیشنز ہیں جو لوگ اس کو رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا بہت عجیب لگا۔ اب آ جائیں اس ٹائم لائن کی طرف کہ اس کیس کو کتنی اجلت میں اور کس طریقے سے چلایا گیا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا کی تاخیر کی وجہ سے معاملہ آگے رکا ہوا تھا، اور اس پہ جو جج صاحب تھے، جج صاحب نے یہ کیا، جج ابو الحسنات صاحب، انہوں نے یہ کیا کہ موقع دے دیا سرکاری وکلا کو کہ وہ عمران خان صاحب کا ڈیفنس کریں، اور اس پہ عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے دونوں نے پروٹیسٹ بھی کیا۔ لیکن اب یہ صحافیوں کا کہنا ہے کہ
हमें पता चला अचानक कि हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। वो कहते हैं हमें अचानक पता चला कि गवाहान के ऊपर जिरा हो रही है और वो जिरा कर रहे हैं सरकारी वकला, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला को मौका नहीं मिला। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला भी आ गए अगले दिन, और उन्होंने आकर कहा अदालत में कि जी हम इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, हमारी मौजूदगी में कैसे सरकारी वकला जिरा कर सकते हैं। तो जज साहब ने दोबारा सरकारी वकला को ही मौका दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि आपने मेरी अदालत में अदम एतमाद कर दिया है, लिहाजा आप मेरी अदालत में अब जिरा नहीं कर सकते। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक ये अब सरकारी वकला जिरा कर रहे हैं, इमरान खान साहब के वकला खड़े हैं। ये क्योंकि मैंने बार बार कंफर्म किया कि क्या ये सच है कि इमरान खान साहब के वकला की मौजूदगी में सरकारी वकला जो है वो जिरा कर रहे थे गवाहान से, हालांकि ये हक इमरान खान साहब के वकला का होना चाहिए था। इस पे इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तहरीरी तौर पे प्रोटेस्ट भी किया और इसके बारे में कहा भी। तो इस पे मुझे कंफर्म किया गया कि ऐसा हुआ, और जब इमरान खान साहब के वकला ने बार बार इंटरप्शन की तो जज साहब उठकर चले गए। जज साहब एक दूसरे कमरे में गए, 3 सहाफियों को पैगाम आया कि आपसे एक बात करनी है, जरा काम है, आप साइड पे आ जाएं। 3 सहाफियों को दूसरे कमरे में पहुंचाया गया और सरकारी वकील भी दूसरे कमरे में पहुंचे, और साथ ही साथ गवाहान को वहां पे जिरा करना शुरू कर दिया गया। और अचानक पुलिस आती है इमरान खान साहब को और शाह महमूद को कहती है कि आप उस कमरे में आ जाएं, वहां पे जो है वो जिरा हो रही है और कानून की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे चले गए कि वन साइडेड कार्रवाई ना हो जाए। तो इस तरह से ये जिरा मुकम्मल की गई है। इसकी वैसे कोई मिसाल तो नहीं मिलती, बहुत उजलत में बड़ा स्पीडी किस्म का, तूफानी किस्म का ये ट्रायल हुआ है इमरान खान साहब का, लेकिन इसमें बहुत सारे लकूनाज रह गए हैं। मैंने जिन कानूनी माहिरीन से बात की या मैंने जिन रिपोर्टर से बात की, उनके मुताबिक इसमें इतने ज्यादा कानूनी सुकम है कि इस केस के अंदर इमरान खान को ये सजा है ये फौरी तौर पे मंसूब हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। सजा कैसे सस्पेंड होगी, इसमें 2 चीजें होंगी। पहले इमरान खान साहब की सजा सस्पेंड होगी और उसके बाद इमरान खान साहब की जमानत होगी। ये दावा किया है मेरे ज़राए ने, जो रिपोर्टर्स भी हैं और जो कानूनदान भी हैं। उनका ये कहना है कि ये 1-1.5 महीने का प्रोसीजर ज्यादा से ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये केस ठहरेगा नहीं। और जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, स्पेशली जो इस किस्म के केसेस को जानते हैं, जब मैंने उनसे बात की उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब है ना, इन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा जी वो कैसे, इन्होंने तो सजा दी थी 10-10 साल, पूरी दुनिया के अखबारात में छप गया। उन्होंने कहा जी एहसान ऐसे किया है कि इतनी कमजोर सजा दी है और इतनी गलतियां छोड़ दी इस बुनियादी मुकदमे में कि ये जब भी किसी फोरम पे जाएगा ये हो गया, यानी ये बचेगा ही नहीं, ये रहेगा ही। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने फौरी तौर पे अपने तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत जारी की है। उन्होंने हर किस्म के एहतजाज से गुरेज करने का कहा है और उन्होंने कहा है कि आप पूरा का पूरा फोकस रखें 8 फरवरी को इंतखाबात में वोट डालने पर। यानी किसी भी साने से बचने के लिए बेहतर यह है कि कारकुन अपने घर में रहें और अपनी आवाज उठाएं और वोट के जरिए से अपना हक इस्तेमाल करें, और वोट के जरिए से जो वो तब्दीली लाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो उसको करें। अब साइफर की हकीकत और सिचुएशन ये है नाज़रीन, मैं इसमें एक चीज आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की 2 हुकूमतों ने, एक इमरान खान की हुकूमत ने, एक शहबाज शरीफ की या PDM की हुकूमत ने, दोनों हुकूमतों ने इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया है। सादी बात यह है, दोनों हुकूमतों ने कहा कि यह साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, और जिस आदमी ने यह आवाज उठाई आज उसको 10 साल की सजा सुना दी गई है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर पार्ट ऑफ द गेम है, ये चीजें तो होती हैं, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से ये केस चला है ये आगे ठहरेगा नहीं, ये किसी भी अपील में फारिग हो जाएगा, ये जिस फोरम पे जाएगा वहां पे फारिग हो जाएगा। और इसके अंदर जो कानून को जानने वाले हैं उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब हैं जिन्होंने ये केस सुनाया, बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग उनको एक अलग नजर से देख रहे हैं, लेकिन ये उनका एक बहुत बड़ा एहसान अजीम है जिस तरीके से उन्होंने इस केस के अंदर गलतियां छोड़ दी। ये केस यदि अब तो ये केस का फैसला आ चुका है ना, तो आप इसको अच्छा है बुरा कह सकते हैं। तो जितनी गलतियां इसमें छोड़ी गई हैं, इसमें इमरान खान साहब के साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है फ्यूचर में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।